मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी और स्क्रीन भी हो रही है शेयर। ओके। ओके पार्टिसिपेंट्स, आज इंशाल्लाह हम जो है वो प्लांट पैथोलॉजी का कुछ पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा जो लास्ट डिस्कशन थी उसी का एक कंटिन्यूएशन होगी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल फंजीसाइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनको हम पीपीएससी एग्री के पॉइंट व्यू से स्पेशली जो था वो टारगेट कर रहे थे कि अगर इनको हमने किसी समराइज तरीके से लेके चलना है तो वो कौन कौन सी है। तो लास्ट टाइम हमने ट्रायोजोल और ऑक्सीस्ट्रोबन्स का जो दो ग्रुप थे मेन वो पढ़े थे, और ट्रायोजोल और ऑक्सीस्ट्रोबन्स या स्ट्रोबुलेंस जो हैं ये इस तरह के दो ग्रुप्स हैं कि जो हमारी फंजीसाइड मार्केट्स का एक मेन शेयर इस वक्त होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम नेक्स्ट तीन जो ग्रुप्स हैं फंजीसाइड्स के, जो मेनली किसी भी जो पेस्टिसाइड शॉप है या कोई भी जो पेस्टिसाइड डीलर है या कंपनी है उसके अंदर किसी ना किसी नेम से जो है वो अवेलेबल होंगे। तो इसमें हम आज सबसे पहले देखेंगे एसाइल एलानीन्स। अब जो एसाइल एलानीन्स हैं इसको यानी कि फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट डज नॉट मेक सेंस के सी भाई, आर यू रिकॉर्डिंग मीटिंग? ओके, थैंक यू। तो अब अगर इसको हम देखें तो ये इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास इस ग्रुप में एसाइल एलानीन में जो फंजीसाइड आती हैं इट्स मेटल हेक्सेन। अब किसी भी जो है हमारे पास डीलर या फिर जो भी एक सेल पर्सन है उससे अगर हम डिस्कस करें तो मेटल एक्सेल जो है वो हमें नॉर्मली उसकी डिस्कशन में ये वाला जो एक केमिकल इंग्रेडिएंट है ये हमें लाजमी मिलेगा कि मेटल एक्सेल जो है वो बहुत ही इफेक्टिव एक फंजीसाइड है। तो अब मेटल एक्सिल को जो हम अगर देखें तो ये कौन कौन सी फंगस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो फाइटोप्थरा और पिथियम दो इस तरह के फंगस हैं कि जिनके अगेंस्ट स्पेशली हम कहते हैं कि जो मेटल एक्सिल है इट्स स्पेशली डिजाइन अगेंस्ट फाइटोप्थरा एंड पिथियम। उसके अलावा कुछ जो फंगल कैंकर्स हैं यानी कि कैंकर काज करने वाली जो फंजाई है, और चंद एक जो डाइनी मिल्ड्यू हैं इनके लिए ये वाली मेटल एक्सिल जो कि एसाइल एलानिन ग्रुप से बिलोंग करती है ये इफेक्टिव होती है। तो इसको हम एज अ सीड ट्रीटमेंट और एज अ सॉइल ट्रीटमेंट यूज करते हैं। और सेकेंडली जो इधर पॉइंट एक स्किप हुआ है इट्स सिस्टेमिक फंजीसाइड, यानी कि इसका अगर हम मोड ऑफ एक्शन देखें तो ये प्लांट के जो सिस्टम है उसमें पेनिट्रेट करके इफेक्टिव होती है। तो इसमें जो जस्ट एक यानी कि अगर हम समरी देखें तो उसमें यही है कि साइल एलानिन जो है उसमें हमारी मार्केट में जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो मेटल एक्सेल है। मेटल एक्सेल फाइटोप्थरा और पिथियम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉइल बोर्न पैथोजन होते हैं ना, जैसा कि फाइटोप्थरा और पिथियम है, इनके अगेंस्ट नॉर्मली फंजीसाइड जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि सॉइल के अंदर इनके बहुत सारा नॉक्लम पड़ा होता है। तो फिर लेकिन मेटल एक्सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो फाइटोप्थरा और पिथियम जो कि सॉइल बॉर्न फंजाई हैं उनको रोक सकती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट्स समथिंग डिफरेंट, कि हमने जो ट्रायोजोल और स्ट्रोबुलेंस जो हमने लास्ट टाइम देखे थे उनसे ये डिफर करती है, क्योंकि इसमें हमें जो अनकंट्रोलेबल जो पैथोजेंस होते हैं उनका भी कंट्रोल हमें मिल रहा होता है। तो नेक्स्ट जो है वो बेंजीमाइडाजोल्स। हाँ, अब अगर आप इसको देखें तो ये ट्रायोजोल से थोड़ा सा यानी कि नेम जो है वो बिलोंग करता है। तो ये ऑलमोस्ट उसी फैमिली की जो हैं वो फंजीसाइड्स होती हैं, और उसी तरह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमें देंगी, उसी तरह सिस्टेमिक फंजीसाइड्स होंगी। तो इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है इट्स थायोफिनेट मिथाइल। इसको टी मिथाइल के नेम से भी नॉर्मली जाना जाता है बट कंप्लीट नेम इज थायोफिनेट मिथाइल।
और अगर इसका किसी भी जगह पे, अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी जो ट्रेड है उसमें इसको सेल किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो इसका जो नॉर्मली नेम है वो टॉप्सन एम के नेम से इसको सेल किया जाता है। अब थायोफनेट मिथाइल को अगर हम देखें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंजाई हैं उनके अगेंस्ट। अब कौन कौन से फंजाई वो भी इधर हाईलाइट किए हुए हैं कि सबसे पहले पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू जो है उसके लिए इसको हम स्पेशली जो टारगेट के तौर पे यूज़ करते हैं बोट्राइटिस डिजीजेस। अब बोट्राइटिस जो है उसके अंदर डिफरेंट, यानी कि अगर हम देखें जो फ्रूट की जो रॉटनिंग होती है वो ज़्यादातर बोट्राइटिस उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो अगर फ्रूट, यानी कि हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चरल जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर तो हम डायरेक्ट थायोफनेट मिथाइल को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो सीड के थ्रू जो डिजीज़ फैल रही है तो सीड की अगर हम ट्रीटमेंट थायोफनेट मिथाइल से करेंगे उस फ्रूट की, तो वो नेक्स्ट जो किसी भी न्यू एरिया में उसकी जो इंडक्शन है वो रुकेगी डिजीज़ की। अब लीफ और जो फ्रूट स्पॉट्स हैं उसके ऊपर, स्कैब्स के ऊपर और रॉट्स, यानी कि मेनली जो है वो हम कह सकते हैं कि फ्रूट से रिलेटेड, यानी कि डाउनी, पाउडरी, बोट्राइटस, इस तरह के जो फ्रूट से रिलेटेड जो फंगल पैथोजन है उनके अवॉइडेंस के लिए हम जो थायोफनेट मिथाइल यूज़ करते हैं। और नॉर्मली जो है वो इसका प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, यानी कि हम इसको एज अ सीड ट्रीटमेंट यूज कर रहे होते हैं। प्रोटेक्टिव का मतलब है कि डिजीज आने से पहले ही हम इसको यूज कर रहे होते हैं, या फिर ये क्यूरेटिव फंजीसाइड्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि कभी कभी जो है वो इसको स्प्रे भी किया जा सकता है। ओके पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें जो है वो हमारे पास सेकंड जो हमने ग्रुप देखा आज वो बेंजीमाइडाजोल्स, जिसमें हमारे पास थायोफनेट मिथाइल का जो एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट डाईथायोकार्बामेट्स। अब डाईथायोकार्बामेट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो डिफरेंस है दूसरों से कि इट्स अ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, यानी कि बाकी जितनी भी हमने फंजीसाइड इस वक्त तक अभी डिस्कस की हैं वो सारी की सारी सिस्टेमिक थी, लेकिन जो डाईथायोकार्बामेट के जो ग्रुप से, यानी कि जो कार्बामिक एसिड से जो निकली हुई फंजीसाइड्स होती हैं वो सारी की सारी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स हैं। मीन्स के जब तक ये फंगस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती या इनका जो एक्शन होता है वो लोकलाइज्ड होता है, यानी कि जहाँ पे फंजाई का अटैक है वहाँ पे हम इसको करेंगे तो फिर ये हमें इफेक्टिव मिलेगी। ये नहीं कि अगर किसी ब्रांच नंबर 3 के ऊपर, प्लांट की ट्वीग नंबर 3 के ऊपर इन्फेक्शन है और अगर हम 4 के ऊपर कर देंगे तो वहाँ तक असर पहुंचेगा, 3 तक नहीं। बल्कि टारगेटेड इसकी एप्लीकेशन होती है कि जहाँ पे डिजीज है वहीं पे हमने इसको अप्लाई करना होता है। तो इस ग्रुप में हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंजीसाइड है इट्स मेनकोजेब, या इसको मेनकोजेब, मेनकोजेब दोनों तरह से जो है वो प्रोनाउंसिएट किया जा सकता है। मेनकोजेब जो है ये इसके अंदर अगर हम देखें तो जो अफेक्टिव इंग्रेडिएंट है वो तो माइनेब है। मैनेब जो है इसके साथ हम जिंक आइंस को मिक्स करके फार्मूला क्रिएट करते हैं, जिसका हम अगर हम नेम देखें तो वो केमिकल नेम उसका मेनकोजेब बन जाता है। अब ये याद रखें कि मेनकोजेब इज नॉट अ सिंगल केमिकल, इसके अंदर दो केमिकल जो है वो मिक्स किए होते हैं, एक तो मैनेब और एक जिंक आइंस। अब जिस तरह मैनेब और जिंक आइंस दोनों मिल जाते हैं तो उसका एक नया नेम बनता है जिसको हम मेनकोजेब नेम से जानते हैं। अब हम इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि मैंने को तो हम अलहदा भी तो यूज कर सकते थे पहले को, उसके अंदर हमने जिंक आयन से क्यों इन्वॉल्व की है। तो जो जिंक होता है वो जो मैंने की जो फाइटोटॉक्सिसिटी होती है, यानी कि प्लांट के ऊपर उनके हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करता है, फंजीसाइडल एक्टिविटी को उसकी इंक्रीज कर देता है जिंक। और प्लस जिंक जिस भी फंजीसाइड में या जिस भी चीज़ में अवेलेबल होगा तो उससे प्लांट की न्यूट्रिशन जो है वो अवेल होगी। तो एज अ प्लांट न्यूट्रिशन भी जो है वो ये यूज़ किया जा सकता है। मैनेब जो है, या मैनकोजेब जो है वो एज अ प्लांट न्यूट्रिशन यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके फार्मूला के अंदर जिंक जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो पार्टिसिपेंट्स अब तक जो है वो हमने 5
मेन जो कंपोनेंट्स हैं, सॉरी 5 मेन जो ग्रुप्स हैं फंजीसाइड्स के जो कि पाकिस्तान की मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने ट्रायाजोल्स, जिसमें एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमारे पास प्रोपेकानोजोल, ओके, जो कि हम रस्ट के अगेंस्ट, वीट रस्ट के अगेंस्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रोबुलेंस को देखा। स्ट्रोबुलेंस में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो एजॉक्सी स्ट्रोबुलन था। अब एजॉक्सी स्ट्रोबुलन जो है वो उसको हम डिफरेंट टाइप्स के जो आप कह सकते हैं कि फंगस के जो ओवरऑल जो जर्नल आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए हम राइस में, शुगर में, वीट में, यानी कि जो हमारी मेजर डिजीज़ हैं राइस, वीट और शुगर कैन की, उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि राइस ब्लास्ट है, राइस लीफ स्पॉट है, राइस अब आप कह सकते हैं कि बर्निंग है, ब्लाइट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी जो है वो हम एजॉक्सिस्ट्रोबुलेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। आज हमने 3 ग्रुप्स देखे हैं जिनमें एसाइल एलानीन, बेंजीमाइडाजोल्स और डाइकार्बामेट्स हैं। अब एसाइल एलानीन्स में उसमें हमारे पास मेटालेक्सिल है, बेंजीमाइडाजोल्स में हमारे पास टॉप्सन एम है, जबकि डाइथायोकार्बामेट्स में जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स होती हैं उसके पास हमारे पास मैनकोजेब है। मेटालाइजल जो है उसकी स्पेसिफिसिटी यही है कि जो फाइटोफोथरा और पिथियन के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, जबकि बेंजीमेटाजोल जो हैं वो ओवरऑल एक जनरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि डाइथायोकार्बामेट्स जिसमें हमारे पास मेनकोजेब आती हैं, वो हम उसको जो उसको भी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इन्फेक्शन हो रहा होता है प्लांट को किसी भी स्टेजेस के ऊपर, और स्पेशली हम इसको जो अगर कहीं पे यानी कि प्लांट की जो न्यूट्रिशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो जिंक की वजह से, साथ फंगस का इन्फेक्शन भी हो, तो वहाँ पे हम मेनकोजेब को यूज़ कर रहे होते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स, आई होप के जिस वक्त यानी कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या टेस्ट जिस वक्त हम एक दफ़ा फंजीसाइड्स का एक ओवरव्यू ले रहे होंगे, या अभी हम जिस वक्त टेबुलर डिस्कशन में जाएंगे तो वहाँ पे जिस वक्त डिफरेंट फंजीसाइड्स के जो हैं वो नेम यूज़ हो रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें जो है वो उनकी ये जो हमने उनकी केमिस्ट्री को या उनके ग्रुप को या उनकी ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है, किस तरह फंजीसाइड्स को अप्लाई करना है या रिकमेंडेशन किस तरह डिज़ाइन करनी है, तो वो हमें थोड़ा सा उसके मतलब जो है वो गाइडलाइन मिलेगी। तो पार्टिसिपेंट प्लांट पैथोलॉजी के पोर्शन के अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा एक न्यू फीचर जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लास्ट टाइम भी कुछ भी गेस्ट आए हैं, उन्होंने यही डिसाइड या उन्होंने जिस इसको जो है वो ओवरऑल देखा है सेशन के सिनेरियो को, तो उन्होंने कहा है कि हम जो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर की बुक है उससे डिसकनेक्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकते हैं अगर हम टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पीपीएससी के। तो इस चीज़ को फिर जो है वो रिजॉल्व करने के लिए आई विश के जो बाकी एलेबोरेटर हैं वो भी इसको इंक्लूड करें कि कम से कम 1 पेज हर एक डिस्कशन के साथ जो है वो ये बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर का जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। तो आज से जो है वो इंशाल्लाह हम प्लांट पैथोलॉजी के पोर्शन का थोड़ा थोड़ा सा साथ लेके जो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर है उससे भी हम इसको इन्वॉल्व करेंगे। तो जो प्लांट पैथोलॉजी है उसकी सबसे पहले डेफिनेशन है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर, उनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेंट, मेरा ये स्क्रीन शेयर हो रहा है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर की बुक के पेज का? जी हो रहा है। ओके। ओके ओके, थैंक यू। पोर्शन जो है डेफिनेशन में उसमें सबसे पहले ए बायोजेनेसिस है। ये सारे पार्टिसिपेंट इसको जानते हैं, यानी कि किसी भी जानदार का किसी भी बेजान चीज से पैदा हो जाना, इसको हम ए बायोजेनेसिस कहते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो पहला कंसेप्ट यही था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग से इवॉल्व हुई होती हैं। नेक्स्ट एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है कि जिसके ऐसी डिजीज जिनके अंदर कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो प्लांट को किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से प्लांट को वो वाली डिजीज का सामना करना पड़ रहा होता है। तो एबायोटिक डिजीज नॉट ड्यू टू एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स, आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल और नॉन पैथोलॉजिकल डिजीजेस। तो नेक्स्ट है ए सर्वुलस। पार्टिसिपेंट, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स डिजीज सिम्टोमोलॉजी। जो सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ए सर्वुलस का कंसेप्ट हुआ था। अ साउसर शेप ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी
इन ड्यूटेरोमाइसीट्स प्रोवाइडिंग कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स। अब अगर हम देखें तो ये फंगस का एक ना स्ट्रक्चर है ए सर्वुलस, यानी कि आप कहें कि ये एक किस्म की फ्रूटिंग बॉडी है। ड्यूटेरोमाइसीट्स यानी कि फंजाई का एक पूरा ग्रुप है जिसको हम ड्यूटेरोमाइसीट के नेम से जानते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो साउसर शेप होती है, यानी कि प्लेट की शक्ल की थोड़ी सी ओपन जो है वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी ये समझ लें कि उसके अंदर उसके स्पोर्स बन रहे होते हैं। स्पोर्स यू नो ऑल वेल के जो स्पोर्स होते हैं उसके जरिए से फंजाई अपनी रिप्रोडक्शन करती है। तो स्पोर जो है वो समझे कि फंजाई के सीड्स हैं। तो वो जो सीड्स ड्यूटेरोमाइकोट्स के केस में लगते हैं वो एक साउसर शेप स्ट्रक्चर के अंदर लग रहे होते हैं जिसको हम ए सर्वुलस कहते हैं। अब ये जो साउसर शेप जो स्ट्रक्चर होता है इस ये कभी कभी जो है ना वो प्लांट के ऊपर प्रॉपर अपीयर भी होते हैं, उसके ऊपर सर्वुलस जो है वो बन भी रहे होते हैं ब्लैक कलर में। हमें लाइक जिस वक्त अगर हम सिट्रस के केस में देखें तो जिस वक्त उसकी विदरिंग हो रही होती है, विदर टिप उसके ऊपर डिजीज आती है, तो वो वहां पे उसकी अगर हम स्टिक देखें उसके ऊपर ब्लैक कलर के हमें डॉट्स अपीयर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो दीज ब्लैक डॉट्स आर ड्यू टू एक्चुअली ए सर्वुलस ऑफ दिस प्रॉपर स्पेसिफिक फंजाई। तो अब ए सर्वुलस समझ लें कि ये ड्यूटेरोमाइसीट्स का एक स्ट्रक्चर है जो कि जिसके अंदर ए सेक्सुअल जो स्पोर्स हैं वो बन रहे होते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स के लिए दूसरा नेम हम यूज करते हैं वो कोनिडिया या कोनिडियोफोर्स होता है। तो इसको अगेन डिफाइन करते हैं saucer shaped asexual fruiting body in deuteromycetes providing conidia and conidiophores। नेक्स्ट है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो पार्टिसिपेंट्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो फंजाई होती है उसके अंदर समझे कि स्पोर्स बन रहे होते हैं कि लाइक ये अगर फंजाई का एक पूरे का पूरा माइसीलिया है तो एक स्टेज आती है कि ये वाला जो माइसीलिया होता है ये एंड से मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसके जो सेल्स होते हैं एंड वाले मैच्योर होते हैं। अब ये हर एक जो मैच्योर सेल है ये स्पोर बन गया है। ये सिंपली स्पोर इसके साथ से कोनिडिया इसके साथ से टूटेगा और वो आगे जाके कहीं गिरेगा और वहां पे फंजाई जो है वो ग्रो करेगी, नई जगह पे प्लांट को डिजीज काज करेगी। अब ये जो कोनिडिया हैं या जो स्पोर्स हैं इनकी जो अरेंजमेंट होती है ये डिफरेंट वेज में जो है वो अरेंज करते हैं अपने आप को जिस वक्त ये बन रहे होते हैं। तो इसको जो एक्रोपिटल अरेंजमेंट होती है इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स फ्रॉम बेस टू अपवर्ड्स, यानी कि हमेशा जो स्पोर्स होते हैं वो यहाँ से जो बेस है यहाँ से पहले वो मैच्योर होते हैं, फिर उसके बाद छोटा स्पोर, फिर उसके बाद उससे छोटा स्पोर, फिर उससे छोटा स्पोर। मीन अगर इधर वाली साइड पे बेस है तो बेस वाली साइड पे पहले स्पोर मैच्योर हो जाएंगे और जो अपवर्ड यानी कि जो एरियल पोर्शन है वहां पे स्पोर्स लेट जो है वो बन रहे होते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं विद द यंगेस्ट एट द अपेक्स। तो जो सबसे यंग यानी कि सबसे जो छोटा स्पोर होगा वो इधर हेड पे होता है, एयर में होता है, इसीलिए हम इसको एक्रोपिटल अरेंजमेंट के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो इट्स वेरी सिंपल कि प्लांट का जो है जो कि उसने अपनी लाइफ के दौरान ही लर्न किया होता है किसी भी डिजीज को रेजिस्ट करना। तो एक इनहेरिटेड रेजिस्टेंट होती है और एक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट होती है। इनहेरिटेड में जीन्स के थ्रू रेजिस्टेंट कंट्रोल हो रही होती है और वो पेरेंट्स से या जो लास्ट जनरेशन होती है उससे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। जबकि जो नॉन इनहेरिटेड या एक्वायर्ड रेजिस्टेंट होती है वो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक जो लाइफ स्पैन होता है इंडिविजुअल का या प्लांट का वो उसके दौरान ही खुद को डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट एक्विजिशन फीडिंग। तो पार्टिसिपेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह लें कि ये जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है या जितने भी वायरसेस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म बनी हुई है कि एक्विजिशन फीडिंग क्या होती है। द पीरियड फॉर विच a vector after feeding on a virus affected plant becomes viruliferaous or इन्फेक्टिव। तो इसके अंदर देखें दो तीन जो हैं वो टर्म्स हैं कि आपको पता है कि जिस वक्त भी वायरस जो है उसके साथ कोई पाँव पर या हाथ वगैरह नहीं लगे होते जिसके जरिए से वो चल के एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक चला जाए। तो इस वायरस के केस में उसको एक वेक्टर चाहिए होता है जो कि नॉर्मली जो है वो कोई इंसेक्ट होता है।
अब इंसेक्ट जिस वक्त एक इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर यानी कि डिजीज प्लांट के ऊपर फीड करता है तो वहां से वो वायरस को पिक कर लेता है इंसेक्ट, और वो हेल्दी प्लांट तक उसको ले जाता है। तो क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा रहा है इंसेक्ट वायरस को, तो इसको हम इस इंसेक्ट को हम वेक्टर कह देंगे। अब होता कुछ ऐसे है कि ये नहीं कि वेक्टर ने अगर एक जगह पे बैठ के किसी डिजीज प्लांट के ऊपर फीड किया है तो वो उसी वक्त जो जब दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा तो उसमें भी डिजीज आएगी, ऐसे नहीं होता। बल्कि ये वाला जो वेक्टर है इसकी अपनी एक फिजियोलॉजी होती है, उसके सिस्टम के अंदर वायरस को थोड़ी देर के लिए स्टे करना होता है ताकि वायरस जो है वो अपनी थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करे, और वहां पे वो कह लें कि उसका इतना ज्यादा उसके स्लाइवा के अंदर कंसंट्रेशन हो जाए कि वो नेक्स्ट प्लांट में शिफ्ट हो सके। तो इट मीन्स के जिस वक्त वायरस जो है फीडिंग ऑन अ वायरस अफेक्टेड प्लांट वो कर चुका होता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है टू बिकम वायरूली फिरस और इन्फेक्टिव। तो ये वाला जो पीरियड जितना भी उस वायरस उस वेक्टर को इफेक्टिव होने के लिए इन्फेक्टिव होने के लिए चाहिए होता है उसको हम एक्विजिशन पीरियड या फिर एक्विजिशन फीडिंग कहते हैं। द पीरियड फॉर विच अ वेक्टर आफ्टर फीडिंग ऑन अ वायरस अफेक्टेड प्लांट बिकम्स वायरूली फिरस और इन्फेक्टिव। तो पार्टिसिपेंट जो डिफरेंट वायरसेस होते हैं उनके जो एक्विजिशन पीरियड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कि कितनी देर तक जो है वो वायरस ने जो है वो अफेक्टिव हो जाना है वेक्टर की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट एक्टिनोमाइसीट्स, ये जो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड टर्म है, अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फॉर्मिंग ब्रांचिंग फिलामेंट्स मोस्टली ग्राम पॉजिटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एक्टिनस का मतलब ही जो है वो फिलामेंट्स होता है, ब्रांचेस होता है। तो इसके अंदर जो फिलामेंट्स बनते हैं यानी कि जो इसके कह लें कि जो चेन बनती है बैक्टीरियल सेल के जुड़ने की वजह से वो ब्रांच में होती है, तो इसलिए हम इसको एक्टिनोमाइसीट्स कहते हैं, और इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉर्मली हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एड्सॉर्प्शन, वेरी वेल नोन टर्म के जिसके अंदर प्रोसेस बाय विच द लिक्विड इज इनवाइटेड टू एंड हेल्ड ऑन द सरफेस। तो सॉलिड के ऊपर जिस अगर लिक्विड जो है वो अटैच हो जाता है, स्टिक हो जाता है, उसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट एडल्ट प्लांट रेजिस्टेंट ADPR। तो ADPR के अंदर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक्सप्रेस्ड एट द एडल्ट स्टेजेस एंड नॉट एक्सप्रेस्ड बाय द सीडलिंग। तो सीडलिंग में जो है वो ये वाली रेजिस्टेंट नहीं होती, बल्कि जिस वक्त प्लांट जो है वो मेच्योर हो चुका होता है तो उस वक्त ADPR जो है वो डेवलप होती है, जिसको हम एडल्ट प्लांट रेजिस्टेंस के नेम से जानते हैं। तो एडल्ट प्लांट रेजिस्टेंस के हमें बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि प्लांट्स के कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर थोड़े नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो उनके ऊपर जब पैथोजन अटैक करता है तो वो जल्दी जो है वो अटैक कर जाता है। तो लेकिन जिस वक्त प्लांट जो है वो मेच्योर हो चुका होता है तो उस वक्त उसके अंदर जो है वो अडल्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मोर रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं एनाटॉमिकली। नेक्स्ट एग्रो इकोसिस्टम, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट यानी कि टर्म है ओवरऑल एग्रीकल्चर में। एन एग्रीकल्चरल एरिया सफिशिएंटली लार्ज, यानी कि ये सारे का सारा जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है उसको कहते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। यानी कि हर एक जो एग्रीकल्चर में अगर यहाँ पे अपने 1 एकड़ के ऊपर जो है वो कोई भी क्रॉप लगा लेता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने इसको एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम बना दिया, तो इट्स नॉट राइट। बल्कि उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कौन सी? सफिशिएंटली लार्ज टू परमिट लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन। सबसे पहले तो इसको जो है ना वो एक लंबे टाइम के लिए मुझे चलाना होगा उस एरिया को। क्यों लंबे टाइम के लिए? ताकि वहां पे एक इंटरेक्शन डेवलप हो बिटवीन ऑल द लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, कि वो वहां पे परमानेंटली जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के ऊपर, जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है वो भी लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो इस तरह जो एक सिस्टम डेवलप हो जाता है उसको हम एग्रो इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट एयरबोर्न, एयरबोर्न डिजीजेस और ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू एयर। तो एयर्स के जरिए से जो भी डिजीजेस स्प्रेड हो रही होती हैं उनको हम एयरबोर्न डिजीजेस लाइक रस्ट जो है, वीट की जितनी भी रस्ट हैं, ब्लैक रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है, ये सब के सब जो हैं वो एयरबोर्न डिजीजेस हैं। मीन इनका जो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन इज एलिलो पैरासाइटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हेन पार्टनर्स चेंज देयर रोल विद लिविंग टुगेदर। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि जो
पैरासाइटिज्म होती है, यानी कि जिसके अंदर जो एक जो है वो पैरासाइट होता है और दूसरा उसका होस्ट होता है। अब कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जो होस्ट है वो शिफ्ट हो जाए टूवर्ड्स पैरासाइट, और पैरासाइट जो है वो होस्ट बन जाए, यानी कि जो पहले पैरासाइट था वो नेक्स्ट स्टेज में जाके होस्ट बन जाता है, और जो पहले होस्ट था वो नेक्स्ट स्टेज में जाके पैरासाइट बन जाता है। तो क्योंकि चेंज हुआ है तो इसीलिए हम इसको एलिलो पैरासाइटिज्म के नेम से जानते हैं। तो कभी कभी प्लांट्स के केस में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जिस अगर प्लांट में एडीपीआर यानी कि एडल्ट प्लांट रेजिस्टेंट डेवलप होती है, तो वो जो पैथोजन होता है उसको वो खुद से ही प्लांट जो है वो खत्म कर रहा होता है। मीन्स जो पहले होस्ट था वो अब एक किस्म का पैरासाइट बन गया दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इस तरह की जो शिफ्ट होता है प्लांट और पैथोजन के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, तो उसमें हमें एडिलो पैरासाइटिज्म का कभी कभी फिनोमेना नजर आता है। नेक्स्ट इज अल्टरनेट होस्ट। ये भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो वेल नोन है इस टर्म से। होस्ट अदर देन पेरेंट, परमानेंट या पेरेंट होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। तो कभी कभी या अक्सर ऐसे होता है कि जो डिजीजेस के जो पैथोजेंस होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल जो होता है वो जिस वक्त उनका पीक सीजन होता है उस वक्त उसका होस्ट अवेलेबल होता है, जो एक्चुअल होस्ट या इकोनॉमिक होस्ट होता है। तो वो फील्ड के अंदर अवेलेबल होता है, वो अपनी लाइफ स्टेजेस वो वाली उस सीजन में उसी एक्चुअल होस्ट के ऊपर गुजार रहे होते हैं। अब जारी बात है कि अगर उसका एक्चुअल होस्ट बीट है, अगर उसका एक्चुअल होस्ट मेज है, तो वो सारे के सारे साल के लिए तो वहाँ पे फील्ड में अवेलेबल नहीं होगा। तो फिर उसने अपने आप को पैथोजन ने अडेप्ट किया होता है कि जिस वक्त होस्ट फील्ड में से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर मैंने क्या करना है, तो वो किसी और प्लांट को भी एज अ होस्ट यूज कर रहा होता है जिसके ऊपर वो इतना इकोनॉमिक लॉस काज नहीं करता। तो वो जो सेकंड होस्ट है उसको हम अल्टरनेट होस्ट के नेम से जानते हैं। तो होस्ट अदर देन पेरेंट होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। नेक्स्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वेरी वेल नाउन के जिसके अंदर द अकरेंस ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट फॉर्म्स और जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर दो डिफरेंट स्टेजेस आ रही हों, जिसमें एक जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन और एक जो है वो गेमिटोफाइट जनरेशन होती है, या स्पोरोजेनेसिस जनरेशन और गेमिटोजेनेसिस जनरेशन जो कि फंजाई के अंदर हमें मिलती हैं। तो उस तरह की जो अल्टरनेशन हो रही होती है जनरेशन की, इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो फंजाई के अंदर ये फिनोमेना जो है वो हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। नेक्स्ट anaerobic respiration. Respiration in the absence, ana means absent और aerobic means oxygen। respiration का तो पता है, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो भी फंजाई जो हैं ये उनमें या फंजाई और बैक्टीरिया में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये वाली टर्म के। जो फंजाई है वो अगर एनारोबिक रेस्पिरेंट है तो उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो अगर कहीं पे उसको ऑक्सीजन की कमी भी होगी वो फिर भी वहाँ पे सर्वाइव कर रही होगी। तो पार्टिसिपेंट्स इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी टर्म्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम अपने ट्यूबुलर डाटा की तरफ जो है वो शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे हम डिस्कशन को जो है वो प्रॉपर वे में तो आज जो है वो इंशाल्लाह हम कॉटन की जो चंद एक इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं उनके ऊपर जस्ट डिस्कशन करेंगे। तो कोई पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ओके, उस्मान, लेट्स स्टार्ट। यस, ए सर्कुलस को एक्सप्लेन कर दें दोबारा। ओके ओके। ए सर्कुलस जो है वो एक किस्म का फंगस का स्ट्रक्चर है। इफ आई कैन ड्रा हेयर के फॉर एग्जांपल सपोज करें ये फंजाई का हाइफा है। फंजाई के हाइफे से मुराद है कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। अब ये वाले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हीं को हम जो है वो हाइफा कह रहे होते हैं। पार्टिसिपेंट मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है जी टेबल उस्मान पर? भाई हो रहा है। ओके। तो अब ये जो हाइफा है जो कि प्लांट की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है जिनको हम हाइफे कहते हैं, इन हाइफी के अंदर ही जो है वो फंगस के सेल्स अपने आप को इस तरह अरेंज किए होते हैं।
अब होता कुछ ऐसे है कि जिस वक्त फंजाई को पता चलता है कि होस्ट के अंदर फूड खत्म होने वाली है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर इस तरह का आ जाता है कि जो कि फंजाई को उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर स्विच करता है, यानी कि उसको मजबूर कर देता है कि वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को छोड़ के अब अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज करे, यानी कि आगे किसी और एरिया में मूव करने के लिए स्पोर्स जनरेट करे। तो डिफरेंट फंजाई जो हैं वो डिफरेंट तरह के जो हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर। हो सकता है कि फंजाई जो है वो इधर वाली साइड पे एक ही सीधी लाइन के अंदर स्पोर्स जनरेट कर दे, और ज्यादातर फंजाई के अंदर ऐसे होता है कि वो इधर यानी कि अपने जो हेड वाला जो माइसीलिया है उसके ऊपर कुछ डिफरेंट शेप्स के स्ट्रक्चर्स बना रही होती हैं। लाइक जो ए सर्कुलस है वो इस तरह साउसर शेप यानी कि प्लेट की शक्ल का जो है वो, ये पीछे पहले से माइसीलियम मौजूद था, हाइफा मौजूद था, लेकिन उसके ऊपर इस तरह का एक प्लेट शेप जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। अब प्लेट शेप स्ट्रक्चर उसका प्लांटोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, तो रिलेशन इज वेरी क्लियर कि ये जिस वक्त भी इसके अंदर ए सर्कुलस ये बन चुकी है, इस ए सर्कुलस के अंदर फिर बाद में कुछ डिफरेंट शेप्स के जो हैं वो कोनिडिया बनते हैं। अब ये देखें, ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है इट्स कोनिडिया। अब कोनिडिया जो है ये प्लांट डिजीज को स्प्रेड करने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जस्ट मेक मी क्लियर कि ये जो है सारे का सारा जो ये जो ए सर्कुलस है, यानी कि जो साउसर शेप जो प्लेट की तरह का एक जो स्ट्रक्चर है, ये अंदर से कोनिडिया के साथ फिल हो चुका होता है जिस वक्त ये मेच्योर होता है। अब जस्ट विंड आएगी या कोई भी इसको थ्रेश मिलेगा, जिसकी वजह से इस ए सर्कुलस के अंदर से जो स्पोर्स हैं वो डिटैच होंगे जस्ट लाइक दिस। अब ये वाला जो स्पोर है ये डिटैच हो गया है, इसी स्पोर ने उड़ के किसी और एग्रो इकोसिस्टम के अंदर जाके डिजीज काज करनी है। तो अब देखें, यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करें ए सर्कुलस को, ए सर्कुलस इज अ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूट यानी कि फ्रूट हम उसी चीज को कहते हैं जिसके अंदर किसी भी चीज के जो है वो सीड्स होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि जो स्पोर होता है वो फंगस का सीड होता है एक्चुअली। तो इट इज एन ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर किसी किस्म का भी सेक्सुअल फिनोमेना फंगस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि मैटिंग का फिनोमेना नहीं होता, मियोसिस का फिनोमेना नहीं होता, बल्कि ये सिंपल उसकी एक सेल डिवीजन होती है। तो इट इज अ asexual fruiting body in Deuteromyces जनरेटिंग या क्रिएटिंग कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर्स। तो इसके अंदर कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स बन रहे होते हैं, और इसकी शेप जो है वो प्लेट शेप होती है, इसलिए हम इसको ए सर्कुलस कहते हैं। अब कभी कभी ऐसे होता है कि ए सर्कुलस जो है वो प्रॉपरली हमें प्लांट की जो बॉडी है उसके ऊपर जो है वो नजर भी आ रहे होते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स, आई होप इट्स क्लियर कि जो ए सर्कुलस हैं वो अपना रोल किस तरह प्ले कर रहे होते हैं, या डिफरेंट जो फंजाई हैं वो डिफरेंट शेप में जो है वो अपनी फ्रूटिंग बॉडी बना रहे होते हैं। वो कभी कप शेप होती है, कभी साउसर शेप होती है, कभी वो जो है वो जिसको हम सुराही कहते हैं उसकी शक्ल की होती है, कभी किस शेप में। तो वो उसी शेप की बिना पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट शेप्स की जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बन रही होती है, और उसी हिसाब से हम उसको नेम देते हैं। तो इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉटन की इम्पोर्टेंट डिजीजेस के ऊपर। कॉटन जो है इसके अंदर हम अगर इस वक्त पाकिस्तान में या अपने कॉटन बेल्ट के ऊपर देखें, तो एक जो न्यू डिजीज जो है वो न्यू पहले या एक ओल्ड थी लेकिन वो अब दोबारा रीअपीयर हो रही है। इट्स स्टेम एंड ट्विग ब्लाइट ऑफ कॉटन। अब बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि कॉटन के एरिया से हैं, तो वो कॉटन की जो एक नई डिजीज जो अपीयर हो रही है उसका नेम बताएं, तो वो नई को यही समझते हैं कि 1992 वाली जो डिजीज नई वो उस वक्त नहीं थी, वो अब भी नहीं होगी। वो CLCV का नेम ही देंगे कॉटन लीफ कर्ल वायरस का, बट इट्स नॉट करेक्ट। जो स्टेम एंड ट्विग ब्लाइट ऑफ कॉटन है वो इस वक्त जो बहुत ही इमरजेंस के साथ फील्ड के अंदर जो है वो अपीयर हो रही है। इसके अंदर जो इन्वॉल्व फंगस है ये फंगल डिजीज है, तो इसके अंदर जो फंजाई इन्वॉल्व होती हैं वो बुट्राइटो डिप्लोडिया की आगे डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट मेनली जो है वो बुट्राइटो डिप्लोडिया इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट अगर हम इसका कॉमन नेम देखें
देखें, सॉरी लोकल नेम देखें जो कि हमारी फार्मिंग कम्युनिटी में जो है वो प्रिवेल करता है, या जिसको हम जो है वो उर्दू में हम जिसको कहते हैं टहनी और तने का जुलसाओ, यानी कि टहनियाँ भी इसके अंदर ख़राब हो रही होती हैं और साथ ही उसके अंदर तना जो है वो भी ख़राब होता है। बाकी इसका ना बॉल्स के ऊपर इफेक्ट होता है ना लीव्स के ऊपर, तो जिससे अगर टहनी और तना झुलस जाएंगे यानी कि ख़राब हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो लीफ और बॉल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो बुट्रायो डिप्लोडिया है तो बुट्रायो स्पाइरेलस इसका ऑर्डर और बुट्रायो स्पाइरेसी जो है वो इसकी फैमिली है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो डार्क एंड ब्राउन स्पॉट्स अपीयर ऑन द स्टेम एंड ट्विग्स। तो स्टार्टिंग में जो है वो जो उसका स्टेम या उसका जो ट्विग होता है दोनों में से किसी के ऊपर भी ब्लैक कलर के जो हैं वो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के आप कह लेंगे डॉट्स अपीयर होते हैं। अब ये वाले जो डॉट्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, वहां से सेल्स की डेथ होती है और वहां पे जो है वो स्पॉट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं दीज स्पॉट्स कंबाइन एंड काज डेथ ऑफ द अफेक्टेड पोर्शन। जो यानी कि जिस वक्त वो सारे के सारे जो स्पॉट्स थे वो इकट्ठे होकर मिल जाएंगे तो इसके रिजल्ट में आप कह सकते हैं कि जो प्लांट के वो वाले पोर्शन की स्पेसिफिक पोर्शन की जो है वो डेथ हो सकती है। तो अभी तक इस डिजीज के मतलब हम ये कहते हैं कि जो स्टेम एंड ट्विग ब्लाइट ऑफ कॉटन है वो एक री इमर्जिंग डिजीज आप कह सकते हैं कि जो कॉटन बेल्ट है उसमें अगेन जो है वो इसके डिफरेंट आप कह सकते हैं इंसिडेंट्स में इसका केस आ रहा है डिफरेंट एरियाज में। टहनी और तने का जुलसाओ इसके लिए हम लोकल नेम यूज करते हैं, बोट्रायोस्पाइरेलस इसका ऑर्डर और बोट्रायोस्पाइरेसी जो है वो इसकी फैमिली। डार्क ब्राउन स्पॉट्स बनेंगे जो फिर बाद में कंबाइन होके सारे के सारे उस ट्विग या स्टेम की डेथ काज करेंगे। तो इसका स्टेटस अगर हम देखें तो ये इट्स अ री इमर्जिंग डिजीज इन पाकिस्तान। इसमें अगर हम इसका मोड ऑफ डैमेज देखें कि ये किस तरह एक्चुअली नुकसान करती है, कि ये फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना को आया कि ये जो प्लांट्स के अंदर सैप होता है उसके फ्लो को अफेक्ट करती है, तो अफेक्टिंग द कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड सेल डेथ। तो ये दो तरह से अफेक्ट कर रही होती है, तो जो हम पे सेल्स होते हैं जिस जगह पे ये अटैक करती है उसकी डेथ काज कर देती है, और उसके अलावा क्योंकि जाइलम फ्लोएम के में से ये अफेक्ट कर रही होती है तो वहाँ पे जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो फ्लो हो रहा होता है मटेरियल्स का वो भी रुक जाता है। अभी तक इसके लिए अगर हम मैनेजमेंटल ऑपरेशन देखें तो वो अभी तक हम इसके अंदर कोई भी जो है वो ऐसा रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट वैरायटीज डिफरेंट रेजिस्टेंस शो करती हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस की वजह से कुछ नुकसान भी होता है और कुछ फ़ायदा भी, लेकिन इसके लिए कोई अभी तक एग्जैक्ट जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन इन केस अगर ये फील्ड के अंदर डिजीज आ जाती है तो जो थायोफिनेट मिथाइल यानी कि जिसको हम टॉप्सन एम अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं वो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं एज अ फंजीसाइड। उसके अलावा डाइफेनाकोनाजोल जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जो कि ट्रायोजोल ग्रुप से बिलोंग करती है डाइफेनाकोनाजोल, तो इसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं एज अ फंजीसाइड स्प्रे। तो इसके लिए जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कोई भी इस वक्त अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसकी एक डायरेक्ट इंपॉर्टेंस बनती है कि कॉटन बेल्ट के अंदर इस वक्त जो री इमर्जिंग जो डिजीज है जिसको लास्ट टाइम का जो ज़राबनामा था उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई है, तो उसको जो है उसके लिए जो नेम है वो स्टेम एंड ट्विग ब्लाइट ऑफ कॉटन ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉटन की एक और डिजीज है जो कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो एक्जेंथोमोनास कम्पेस्ट्रस है। तो एक्जेंथोमोनास कम्पेस्ट्रस की डिफरेंट आगे जो है वो टाइप्स हैं, लेकिन जो मेलवेसीरम वाली यानी कि जो मेलवेसी फैमिली को अफेक्ट कर रहे होते हैं एक्जेंथोमोनास के जो बैक्टीरिया हैं तो वो इसमें हमारे पास बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन काज कर रहा होता है। नेक्स्ट इसको लिए हम जो लोकल नेम यूज करते हैं वो कपास के पत्तों का जरासीमी जुलसाओ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ 2-3 दफा कि जो एक्जेंथोमोनास जो बैक्टीरिया है ये वाला जो जीनस है इसका जो ऑर्डर एक्जेंथोमोनाडेलिस है और इसकी फैमिली एक्जेंथोमोनाडेसी।
उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से अपीयर होते हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि जो एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ एंगुलर बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन वो डिफरेंट है और बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन डिफरेंट है। एंगुलर ब्लाइट ऑफ कॉटन उसमें हम कहते हैं कि वो कपास के पत्तों के गोल धब्बे उसको हम कहते हैं। लेकिन जो ये वाला जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट उसको हम जो है वो जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है उसके लिए हम कपास के पत्तों का जरासीमी जुल्फाओं के नेम से यूज करते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो जो इसके सिम्टम्स हैं, पॉइंटेड टिप वाटर सॉफ्ट लीजन्स, यानी कि इस तरह के ना पॉइंटेड, जब भी इसका स्पॉट बनेगा ना वो हमेशा इस तरह का पॉइंटेड होगा। आप कह लें कि स्टार की शेप है इसके अंदर जो है ना वो हमें कॉर्नर्स मिलेंगे, वो डिफरेंट यानी कि हो सकते हैं 5 कॉर्नर हो सकता है, 3 कॉर्नर हो सकता है, डिफरेंट नंबर में जो है वो इसके अंदर हमें कॉर्नर मिल सकते हैं। बात कभी भी इसका जो स्पॉट है वो राउंड नहीं होता। ब्लैकिश रिंग ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर जो है वो नॉर्मली हमें ब्लैक जो रिंग्स अपीयर होते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद जो सारे का सारा प्लांट है उसकी विल्टिंग होती है और साथ बॉल जो रॉटनिंग है वो भी इसके साथ जो है वो रिपोर्ट होती है। इसके अगर हम देखें इसकी जो स्टेटस जो है वो पाकिस्तान में, तो इट्स अ प्रीवेलिंग डिजीज, यानी कि इसके जो है वो हमारे पास नॉर्मली जो है वो केस आते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके जो वो मोड ऑफ डैमेज को देखें तो वो इसका और वो जो ऊपर है स्टेम एंड ट्विग ब्लाइट, उन दोनों का जो मैकेनिज्म है यानी कि प्लांट को अफेक्ट करने का वो मिलता जुलता है कि प्लांट के अंदर जो फ्लो होता है मटेरियल्स का उसको दोनों ने रोकना होता है। और सेकंड नंबर पे जो ये क्योंकि लीफ की डिजीज है तो ये फोटोसिंथेसिस को भी डैमेज करेगी। इसके बाद अगर हम मैनेजमेंटल ऑपरेशन देखें तो कभी भी जो सीड है वो डिजीज फील्ड में से कलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमेशा जो है वो जिस वक्त भी हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर चुके हों या लास्ट हमने क्रॉप पिकिंग कर ली हो तो उसके बाद डीप प्लोइंग ये हर एक जगह पे जो है वो रिकमेंड की जाती है। बेशक इंसेक्ट पेस्ट हों, बेशक जो भी सॉइल से रिलेटेड जितने भी डिजीज या इंसेक्ट्स हैं उनके लिए डीप प्लोइंग आफ्टर लास्ट पिकिंग जो है वो रिकमेंड की जाती है, ताकि सॉइल को आप ओपन करें और उसके अंदर जितने भी जो हार्मफुल एंटिटीज हैं उनको हम एक्सपोज करें लाइट से, ताकि जो भी एक एक्सपोजर होता है लाइट से उससे जो पैथोजेंस और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी किलिंग हो रही होती है। सीड ट्रीटमेंट हम टॉक्सन एम जैसा कि हम थायोफेनेट मिथाइल के नेम से जिसको हम जानते हैं उसके जरिए से कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन विद ग्रेमिनी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो जो ग्रेन्स की ग्रेमिनी फैमिली और जो सॉरी ग्रेमिनी है या ग्रासेस की जो फैमिली है उसके साथ हम इसकी, या फिर लेग्यूमिनस फैमिली के साथ हम इसकी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ग्राम्स जिसमें हम पल्सीज को भी लेते हैं वो वाली फैमिली, या फिर हम जो ग्रासेस की जो फैमिली है उसके साथ अगर क्रॉप रोटेशन करें तो उससे जो इसका जो डिजीज साइकिल होता है वो ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज जो हैं वो अवेलेबल तो हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक मुझे इसका इतना क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी वैरायटी के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस किस हद तक है। बट रेजिस्टेंट वैरायटी आप इसी तरह कह सकते हैं कि जो रिकमेंडेड वैरायटीज हैं कॉटन की उनको जो रिलेटेड एरियाज हैं उनमें सोइंग करनी चाहिए, जस्ट यही इसके लिए हम। और पेस्टिसाइड भी जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, बट इसमें आप कह सकते हैं कि टॉक्सन एम जो है जो कि एक जनरल फंजीसाइड के तौर पे जिसको हम यूज कर रहे होते हैं थायोफेनाइट मिथाइल को, और मेनकोजेब, ये दोनों जो हैं वो इसमें रोल प्ले करती हैं। बट इसके लिए जो अभी तक मैं कहीं लिटरेचर में या ज़रारनामे में इसको कंसर्न नहीं किया तो इसलिए अभी मैं इसको नोट्स का जो है वो हिस्सा नहीं बनाऊंगा। और इसके लिए जो है वो बायो कंट्रोल अभी तक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कॉटन की जो थर्ड इम्पोर्टेंट डिजीज है वो बॉल रॉट है, यानी कि बॉल जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज जिसमें पेंटोआ एग्लोरामेंस जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसके अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें बग्स की इस डिजीज के साथ इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। बग्स जो होती हैं वो जिस वक्त भी बग्स अटैक करती हैं तो वो एक्चुअली जो प्लांट का जो बॉल होता है उसके जाके उसके अंदर से सक करती हैं जो सैप होता है। तो वो जिस वक्त वो सब करती हैं वो अपने वो जो नीडल लाइक उसका जो स्ट्रक्चर होता है
जो स्टाइलेट होता है उसका, उसको जब रप्चर करती हैं, बग्स जो रप्चर करती हैं जब बॉल को अपने स्टाइलेट के साथ, तो वहाँ पे ओपनिंग बना देती है। उस ओपनिंग के जरिए से ये वाला जो बैक्टीरिया पेंटोआ ये उसके अंदर जो है अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। और इसके लिए जो हम लोकल नेम जो है वो कपास के टीनों का गलना या कपास के टीनों का गुलाव के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट एंटेरोबैक्टीरियलिस जो है वो इसका ऑर्डर है, और अरबीनियसी जो है वो इसकी फैमिली है। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके जो डिजीज सिम्टम जो हैं वो हेल्दी, कभी भी जो हेल्दी बॉल्स होते हैं वो इसके साथ अफेक्ट नहीं होते हैं। जो हमेशा जो है वो जो अर्ली स्टेजेस पे बॉल्स होते हैं वो इसके साथ अफेक्ट होते हैं, और दे बिकम येलो और ब्लैकिश। वो यानी कि ओवरऑल जो उनकी जो लुक है वो या येलो हो जाएगी या येलो ब्लैकिश हो जाएगी। और इसके साथ सीड और लेंथ का जो कलर है वो भी येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली जिस वक्त भी बैक्टीरिया का अटैक होता है तो हमें येलोइंग एक मटेरियल नजर आता है, जो कि उसके उसकी बॉडी के बैक्टीरिया के अंदर से एक निकलने वाला स्पेसिफिक मटेरियल होता है। तो ये जो येलोइंग होती है ये बैक्टीरिया से रिलेटेड ही हम इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इसका जो स्टेटस है वो इतनी जो है वो सीवियर डिजीज नहीं है कॉटन की। इसका अगर मोड ऑफ डैमेज देखें तो वो ये जो लिंक और सीड की जो क्वालिटी होती है उसको डैमेज कर रहा होता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका प्रोडक्शन की जो अमाउंट है उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्वालिटी इसकी वजह से डैमेज होती है अगर किसी भी फील्ड में ये प्रिवेल करे। अगर हम इसके लिए मैनेजमेंट देखें तो कंट्रोल जो बग्स का है वही इसकी एक मैनेजमेंटल स्ट्रेटजी है, ताकि बग्स की वजह से अगर कहीं पे डिजीज आई है तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसको फैलने में जो फैसिलिटेशन ना हो। नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, लेकिन बैक्टीरिया है तो इसके लिए जो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास अवेलेबल है उसको, लेकिन इसको क्योंकि मैंने किसी लिटरेचर में कंसल्ट नहीं किया या वहाँ पे लिखा नहीं हुआ कहीं पे भी, तो वहाँ से इसलिए मैं कॉपर हाइड्रोक्साइड को एज अ रिकमेंडेशन या एज अ ओवरऑल कहें कि नोट्स का मैं हिस्सा नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने एक जर्नल जो है वो रिकमेंडेशन डिजाइन करनी है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट। इसके लिए जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो इसका भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉटन की जो वायरल डिजीज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉटन लीफ कर्ल वायरस डिजीज, और इसका जो पैथोजन है वो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है। अब कॉटन लीफ कर्ल वायरस के केस में मैंने जैसे बताया था पहले भी कि जो वायरसेस होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है। तो ये जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है उसके केस में वाइट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम बेमिशिया टेबिसी है वो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में या शिफ्ट करने में अपना रोल प्ले कर रही होती है। इसके लिए हम जो है वो जो लोकल नेम हमारा है वो कपास का पत्ता मरोड़ वायरस के नेम से हम इसको जान रहे होते हैं। जो ऑर्डर वायरसेस के केस में जो ऑर्डर है वो हम डिस्कस नहीं करते, जबकि जो इसका फैमिली है वो जेमिनी वायराइडी फैमिली है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो जो वायरसेस के केस में जो क्योंकि लीफ कर्ल है तो हमेशा इसका जो पहला सिम्टम होगा वो ओवरऑल लीफ कर्लिंग ही होगी, लेकिन इस तरह की लीफ कर्लिंग की जो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड अगर लीफ कर्लिंग होती है तो वो कभी भी वायरस के केस में नहीं, बल्कि वो एफिड्स या ओवरऑल जो प्लांट न्यूट्रिशन में अगर डेफिशिएंसी आती है तो उसकी वजह से होती है। लेकिन अपवर्ड जो कर्लिंग हो रही होती है जिस तरह कप्स बनते हैं तो वो एक्चुअली इसी की वजह से वायरस की वजह से हो रही होती है। लीफिनेशन होती है कि जो बड़े लीव्स होते हैं उनके साथ छोटे छोटे से लीव्स जो हैं उनकी बेस में ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। लीव्स की ओवरऑल येलोइंग होती है क्योंकि फोटोसिंथेट जो होते हैं वो रुक जाते हैं, लीव के अंदर या बाहर नहीं जा पाते। प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो स्टंटेड होगी। नेक्स्ट इसके अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इसने जो 1992 में जो था वो एक लीफ कर्ल वायरस एपिडेमिक जिसको हम जानते हैं उसके ज़रिए से प्लांट जो कॉटन है उसको सीवियर डैमेज काज किया था। नेक्स्ट इसके अगर हम मोड ऑफ डैमेज को देखें तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को इसने रोकना होता है। सेकेंडली जो है वो इसमें हमें प्लांट के जो मटेरियल्स हैं उनकी क्योंकि फ्लो नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी वजह से भी प्लांट को जो है वो नुकसान होता है। अब उसके बाद अगर हम इसका कंट्रोल देखें, मैनेजमेंट देखें, तो जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं उनको हमें मैनेज करना होता है।
जैसा कि एग प्लांट है, इसके केस में टोबैको है और भिंडी वगैरह भी इसका अल्टरनेट होस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं। क्रॉप जो है उस क्रॉप के जो रेजिड्यूल्स हैं लास्ट में जो रह जाते हैं उनको हमें बर्निंग करनी चाहिए या किसी न किसी तरह से उसको फील्ड में से अच्छी तरह खत्म करना चाहिए। वाइट फ्लाई का कंट्रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम मेटाक्लोप्रिड एज अ इंसेक्टिसाइड हम रिकमेंड करते हैं। क्रॉप न्यूट्रिएंट्स की अगर हम ओवरऑल जो है वो क्रॉप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें तो भी ये जो हमारे पास इसको मैनेज करने में वायरल डिजीज को हेल्पफुल होता है। अब अगर हम इसका केमिकल कंट्रोल देखें तो वो पहले भी आपको बताया है कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने में, और इसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो अभी तक रिकमेंड नहीं हुआ। Thank it was all about a general discussion on plant pathology in which we discussed three important groups of fungicides available in Pakistan markets. उसके बाद हमने 1 पेज ऑफ बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर को जो है वो हमने कंसल्ट किया, और उसके बाद जो कॉटन की जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस अगर फील्ड में प्रिवेल कर रही हैं उसको हमने पीपीएससी एग्री के स्पेशली जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे हैं। तो पार्टिसिपेंट्स इसमें अगर हम ईओ प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, उसका जो एक पास पेपर जो है वो मेरी नज़र में से गुजरा था, तो उसने जो हम आज जो डिस्कस कर चुके हैं जो फंजीसाइड्स का हमने ग्रुप में एक जगह पे हमने मिनकोज़ेब डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि माइनर और जो जिंक का एक कम्बिनेशन होता है, तो वो वहाँ से उसने एक एमसीक्यू जो था वो पिक किया हुआ था कि जो जिंक हम जो मिनकोज़ेब में ऐड करते हैं उसका रोल क्या है। तो उसका रोल मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिस वक्त हम मिनकोज़ेब में जिंक ऐड करते हैं या मैंने में जिंक ऐड करते हैं, जिंक आयंस ऐड कर रहे होते हैं, वो एक तो प्लांट के ऊपर होने वाली फाइटो जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करता है। सेकेंडली जो माइनर की जो फंजीसाइडल एक्टिविटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, और प्लांट को एज अ न्यूट्रिएंट भी जिंक अवेलेबल हो जाता है। तो तीन के तीन जो हैं वो उसके ऑप्शंस ठीक थे। तो इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह कहीं ना कहीं से जो चीज़ें हैं उनको लेके हम तो होपफुली डिटेल में जो है वो जो क्वेश्चंस एक्चुअली पार्ट उन्होंने किए हुए हैं किसी भी एग्जामिनर ने, तो उसको हम अपनी जो डिस्कशन का जो है वो हिस्सा बनाते रहेंगे। तो पार्टिसिपेंट अगर आप में से कोई किसी किस्म की भी इसमें एडिशन करना चाहे तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम। ओके पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हमें रुबास भाई आज इस वक्त यहाँ पे एब्सेंट है, बट ही विल गाइड अस अबाउट मैं एब्सेंट एग्रोनॉमी नहीं हूँ कोर्स। यार, मैं इधर ही हूँ। ओके ओके सॉरी, आप जो है वो अटेंडेंस वाले पोर्शन के नीचे हैं, मैं अटेंडेंस जो है वो सेव कर रहा हूँ तो इसलिए वो भी नहीं, मैं ऊपर ही था। ओके ओके। तो इसको जो है वो हम इंशाल्लाह कल एग्रोनॉमी के पोर्शन को जो है वो डिस्कस मुंह पे भी करेंगे। शायद रोजा लगा हुआ है आज। जी रोजा तो नहीं लगा रात दिन में? बस कुछ ऐसा ही हिसाब था आज। अच्छा अच्छा। यू डिड वेल। तो ओके पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं जो उस्मान हूँ भाई, यहाँ जी, वो अजरातनामे में कहाँ से? तो पार्टिसिपेंट अगर आप में से कोई भी अगर वॉलंटरली जो है वो 2-3 जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसा कि वसीम भाई ने पूछा है, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट हॉर्टिकल्चर को सॉइल साइंस को इन दोनों में से अगर कोई भी पार्टिसिपेंट एज अ वॉलंटियर जो है वो डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहे तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम, जिसकी वजह से मेरा जो थोड़ा सा लोड है वो भी कम होगा और मुझे रोज़ा भी जो है वो कम लगा करेगा, अदरवाइज आई विल हैव टू मैनेज ऑल दीज। तो अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का इस तरह कोई भी इंटरेस्ट है तो वो काइंडली मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट करें, ताकि इसको जो है वो हम क्वालिटी जो इसकी डिटीरियोरेट होने का हमें डर है उसको हम बचा सकें। तो पार्टिसिपेंट थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज।